एक व्यक्ति 50 वस्तुएं खरीदता है और उसे 20 वस्तुओं के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो 50 वस्तुएं खरीदता है। 50 वस्तुएं खरीदता है और 50 वस्तुएं ही बेच भी देता है। लेकिन प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि वस्तुओं को जब बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है, और हमें प्रश्न में ज्ञात भी क्या करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि 50 वस्तुओं को खरीदा गया है और 50 वस्तुओं को बेचा गया है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है कि 20 वस्तुओं के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर वह व्यक्ति उन वस्तुओं को बेच देता है। यानी कि जो व्यक्ति को लाभ होता है ना, वो कितना होता है, जितना भुगतान उसने 20 वस्तुओं के लिए किया है उतना ही उसको लाभ होता है। तो 20 वस्तुओं का भुगतान उसने किया होगा जब 20 वस्तुएं उसने खरीदी होगी, क्योंकि टोटल वस्तुएं उसने 50 खरीदी है। तो 50 वस्तुएं खरीदी है और 50 वस्तुएं ही बेच दी है, लेकिन लाभ उसको कितना हुआ है, 20 वस्तुओं के लिए जो उसने भुगतान किया है ना, उसके बराबर लाभ हुआ है। यानी कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा ना, उसके बराबर यहाँ पर लाभ हुआ है। प्रश्न के अनुसार ऐसा ही कहा गया है कि एक व्यक्ति 50 वस्तुएं खरीदता है और उन्हीं 50 वस्तुओं को बेच भी देता है, लेकिन उसे 20 वस्तुओं के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर वह व्यक्ति बेचता है, और लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि 50 वस्तुओं को खरीदा गया है और 50 वस्तुओं को ही बेचा गया है, और प्रश्न में लाभ हो रहा है। और आपको पता है कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। लाभ की स्थिति ये होती है कि लाभ में विक्रय मूल्य जो होता है ना, वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। तो अगर हमें लाभ निकालना होता है ना, तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये भी पता है कि लाभ कितना हो रहा है, 20 वस्तुओं के लिए जो उस व्यक्ति ने भुगतान किया है ना, उतना ही तो लाभ हो रहा है। और भुगतान यानी कि क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा ना, उतना ही उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है। तो लाभ के स्थान पर तो हम लिखेंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। क्या आएगा यहाँ पर, आपको पता है ना कि यहाँ पर जो ये 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब 50 वस्तुओं को खरीदा गया है और 50 वस्तुओं को ही बेचा गया है। तो यहाँ पर जो ये लाभ हो रहा है, ये इस कारण हो रहा है क्योंकि 50 वस्तुओं को बेचा गया है। तो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से हमें 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाना होगा, जिससे कि यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बराबर में लिखा हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और यहाँ पर आप देखिए, इधर आप देखिए दाएं पक्ष में लिखा हुआ है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो इसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे, और बराबर में क्या रहेगा, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 20 और 50 कितना हो जाएगा, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से अब हम कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। आपको पता है कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर आ गया है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आ गया है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 50 बट्टे 70 के बराबर आएगा, 0 से 0 कटेगा, और यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 बट्टे 7 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये किसके बराबर है, 5 बट्टे 7 के बराबर है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि क्रय मूल्य के सामने क्या लिखा हुआ है, 5, और विक्रय मूल्य के सामने क्या लिखा हुआ है, 7। तो यहाँ पर आपको ये तो पता है कि क्रय मूल्य अगर हम यहाँ पर 5 यूनिट मान ले, तो विक्रय मूल्य कितना है, 7 यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। लेकिन आंसर तो हमें प्रतिशत में निकालना है। तो बट्टे में हमें क्या लिखना होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5, तो बट्टे में हम 5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 5 से यहाँ पर ये 100 कटेगा 20 बार, और आंसर यहाँ पर आ जाएगा लाभ प्रतिशत का कितना, 40% लाभ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 360 रुपये में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य का 25% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो प्रश्न में पूछा ये गया है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लेकिन प्रश्न में जो डाटा दिया हुआ है उसको हमें समझना होगा। प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर अगर 10% की छूट देने के बाद बेचा जाता है तो कितने रुपए में बेचा जाता है? 360 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अंकित मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि 10% की छूट दी जा रही है। अगर हम ऐसा मान लें कि अंकित मूल्य 100 रुपये है और 10% की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को फिर कितने में बेचा गया होगा? 90 में बेचा गया होगा। यहाँ पर हम अनुपात भी निकाल सकते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 10:9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर यह अनुपात क्या आ जाएगा? 10:9। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्रश्न में कहा गया है कि अंकित मूल्य पर जब 10% की छूट दी जाती है ना, तो फिर वस्तु का जो मूल्य है वो कितना होता है? 360 रुपये होता है। 360 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो हमने अनुपात में लिखा है 10:9, तो यहाँ पर 10 यूनिट तो क्या है? अंकित मूल्य, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 9 यूनिट। और प्रश्न में जो ये 360 दिया हुआ है ना, ये विक्रय मूल्य की ही वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 360 के बराबर है। और हमें यहाँ पर पहले तो अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 में अगर 40 का गुणा किया जाए तो ही तो 360 आएगा। उसी प्रकार हमें 10 में भी 40 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर ये अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अंकित मूल्य यहाँ पर 400 है और विक्रय मूल्य कितना है? 360 है। तो आपको अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझ में आया है कि यहाँ पर हमने अंकित मूल्य कितना निकाल लिया है? 400 रुपये निकाला है। अब प्रश्न में ध्यान ये दीजिए कि प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 400 रुपये है। अगर 10% की छूट दी जाती है ना, तो वस्तु को 360 रुपये में बेचा जाता है। ऐसा तो प्रश्न में कहा गया था। इस डाटे से ही तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है? यहाँ पर अंकित मूल्य निकाल लिया है। लेकिन अब तो प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यानी कि जो यहाँ पर अंकित मूल्य 400 रुपये है ना, इसी मूल्य पर वस्तु को अगर बेच दिया होता तो उसे लागत मूल्य का 25% लाभ होता। तो आप इस तरह से समझिए कि हम इसको जो अंकित मूल्य मान रहे हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार तो अब इसका ये क्या हो गया है? ये विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि जब वस्तु पर छूट ही नहीं दी जाएगी, छूट नहीं दी जाएगी तो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाएगा। तो फिर वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 400 रुपये ही होगा, क्योंकि छूट नहीं दी गई है। तो वस्तु को फिर बेचा कितने में जाएगा? 400 रुपये में बेचा जाएगा। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि जो दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई थी ना, उसके अनुसार तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य है ना, वही विक्रय मूल्य के बराबर है, और विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 400 रुपये है। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती ना, यानी कि छूट नहीं देंगे तो वस्तु को कितने में बेचेंगे? 400 रुपये में बेचेंगे। तो उस स्थिति में 25% का लाभ होगा, यानी कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? प्रश्न में 25% दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है? वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर हमें ये पता है कि लाभ प्रतिशत कितना है? 25% है, हमें ये पता है कि विक्रय मूल्य यहाँ पर 400 रुपये है, तो हम क्रय मूल्य तो ज्ञात कर ही सकते हैं, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम अनुपात से ही हल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आप ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लें कि 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है और 25% का लाभ होना चाहिए वस्तु को बेचने पर, तो वस्तु को बेचा कितने में जाना चाहिए? 125 रुपये में बेचा जाना चाहिए, तभी यहाँ पर 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं को हम किसी पहाड़े से काट देते हैं सरल रूप में लिखने के लिए। 25 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी और ये अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 4:5। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है कि 400 रुपये क्या है? ये विक्रय मूल्य है, और यहाँ पर देखिए कि 5 यूनिट विक्रय मूल्य है, तो इसी की वैल्यू तो किसके बराबर है? 400 रुपये के बराबर है। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, यानी कि हमें 4 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 5 में अगर 80 का गुणा किया जाएगा तो ही तो यहाँ पर 400 रुपये आएगा ना।
उसी प्रकार अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 4 में 80 का गुणा करना होगा और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 320 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न में पूछा ये गया था कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य यहाँ पर होगा 320 रुपये। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 20% और 30% की दो क्रमिक छूट के बाद किसी वस्तु को 1120 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि तो लगातार छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर और उसके बाद जो मूल्य हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1120 रुपये हो जाता है और 1120 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया जाता है। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 यूनिट है या फिर 100 रुपये है। तो यहाँ पर पहली छूट जो है ना वो कितनी है, 20% की है। अगर हम 100 रुपये पर 20% की छूट देंगे ना तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि यहाँ पर हमें 20 रुपये की छूट देनी होगी। तो फिर यहाँ पर वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, अगर यहाँ पर 20% की ही छूट दी जाती तो वस्तु को हमें बेचना होता 80 रुपये में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में एक और छूट दी गई है जो 20% के बाद यहाँ पर दूसरी छूट कितनी है, 30% की है। यानी कि यहाँ पर 20% छूट देने के बाद 100 रुपये की जो वस्तु है वो 80 रुपये की हो गई है। लेकिन क्रमिक छूट है, लगातार छूट दी जा रही है, तो ये 80 रुपये पर यहाँ पर 30% की छूट दी जाएगी। तो 80 रुपये पर अगर 30% की छूट दी जाए तो वास्तव में कितने रुपए की छूट दी जाएगी, तो 80 का यहाँ पर हम 30% निकालेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 8 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 रुपये। यानी कि यहाँ पर 80 रुपये पर अगर 30% की छूट दी जाएगी तो वास्तव में छूट कितने की देनी है, यहाँ पर 24 रुपये की छूट देनी है। तो यहाँ पर अब नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है वो मूल्य कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 80 में से 24 घटा सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये मूल्य कितना, 56 यूनिट आ जाएगा। तो आपको इस तरह से समझना है कि 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था। यहाँ पर दो लगातार छूट दी गई है ना, तो पहली छूट के बाद यानी कि 20% की छूट पहली छूट है तो उसके बाद तो वस्तु का मूल्य 80 हो गया है। लेकिन दूसरी छूट के बाद यहाँ पर मूल्य कितना हो गया है, 56 यूनिट हो गया है। तो प्रश्न में अब यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कि वस्तु को जब छूट दी गई है तो छूट के बाद वस्तु को कितने में बेचा गया है, 1120 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पर छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 1120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1120 रुपये के बराबर होगी। और प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि हमें यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है 100 यूनिट की, क्योंकि यहाँ पर हमने अंकित मूल्य कितना माना है, 100 यूनिट माना है। तो यहाँ पर जो 56 यूनिट है इसकी वैल्यू 1120 के बराबर है, यानी कि 56 में अगर हम 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1120 आएगा। तो अगर हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर भी हमें 100 में किसका गुणा करना चाहिए, 20 का गुणा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 56 में 20 का गुणा किया है तभी तो 1120 आया है। तो यहाँ पर अगर हम 100 में 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और श्याम अगर उस कार्य को करे तो 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 5 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचा रहेगा, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया है कि राम अगर कार्य करे तो 15 दिन में होता है, श्याम अगर कार्य करे तो 12 दिन में कार्य पूरा होता है। अब वो दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं लेकिन वो 5 दिन ही कार्य कर रहे हैं, 5 दिन में कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रश्न में ये पूछा गया है कि काम का कितना भाग शेष बचा रहेगा। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि हमें अभी ये पता लगाना चाहिए कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि राम ने 5 दिन में कितना कार्य किया। उसी प्रकार हम ये भी पता लगाएं कि श्याम जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि श्याम ने 5 दिन में कितना कार्य किया। तो इस तरह से हमें अगर ये पता लगाना है कि राम और श्याम ने 5 दिन में कितना कार्य किया तो उससे पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि राम और श्याम एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पर पता है कि राम जो है वो पूरा कार्य करे ना तो 15 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो कुल कार्य है वो कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट कार्य पूरा करना है और राम इस 1 यूनिट कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है। तो राम ने 1 दिन में कितना कार्य किया होगा, 1/15 यूनिट कार्य किया होगा। और इसी प्रकार अगर हम श्याम का निकालें, क्योंकि श्याम ने भी तो 1 यूनिट कार्य ही किया है, उसी कार्य की ही बात हो रही है। तो श्याम ने 1 दिन में कितना कार्य किया होगा, 1/12 यूनिट कार्य किया होगा। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से समझिए, क्योंकि आपको ये तो पता है कि यहाँ पर कार्य कितना करना है, 1 यूनिट कार्य करना है। तो यहाँ पर राम के लिए ऐसा समझिए कि 15 दिन में राम कार्य करता है, लेकिन कार्य कितना करता है, 1 यूनिट कार्य करता है। अगर हमें ये पता लगाना हो कि राम का 1 दिन का कार्य कितना है, तो यहाँ पर 1 में हम 15 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर राम का कार्य कितना आ जाएगा, 1 दिन का 1/15 यूनिट कार्य आ जाएगा। उसी प्रकार हम श्याम के लिए भी निकाल सकते हैं कि श्याम का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/12 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये तो पता लग गया है कि राम और श्याम 1 दिन में कितना कितना कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि राम जो है वो तो 1 दिन में 1/15 यूनिट कार्य कर सकता है और श्याम 1 दिन में 1/12 यूनिट कार्य कर सकता है, और कुल कार्य कितना करना है, इनको 1 यूनिट कार्य करना है। अब आप यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि यहाँ पर राम ने और श्याम ने कार्य किया है, लेकिन कितने दिन का कार्य किया है, 5 दिन कार्य किया है। जब 1 दिन का कार्य इनका यहाँ पर देख सकते हो कि राम का 1/15 है और श्याम का यहाँ पर 1/12 है, 1 दिन का कार्य। अगर 5 दिन का कार्य निकालना है तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर राम का जो 5 दिन का कार्य है वो कितना हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा, और श्याम का कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। इसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कि जो राम करता है कार्य वो 5 दिन में कितना करता है, 1/3 यूनिट करता है, और श्याम ने जो 5 दिन में कार्य किया है वो कितना है, 5/12 यूनिट है। और कार्य कितना करना है, इनको 1 यूनिट कार्य करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कार्य तो कितना है, 1 यूनिट है, और राम ने कितना किया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे श्याम ने। राम ने किया है 1/3 यूनिट और श्याम ने कितना किया है, 5/12 यूनिट। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर कार्य कितना शेष बचा है। आपको पता है कि 1 यूनिट कार्य तो करना ही था कुल मिलाकर, लेकिन यहाँ पर हम घटा देते हैं। राम और श्याम के द्वारा जो 5 दिन का कार्य है ना, वो कार्य हम घटा देते हैं, क्योंकि वो कार्य तो हो ही गया है। हमें तो ये पता लगाना है कि शेष कार्य कितना है। तो कुल कार्य में से हम यहाँ पर राम और श्याम के द्वारा किया गया जो कुल कार्य है वो घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम राम का कार्य भी घटा देते हैं, कितना है, 5 दिन का, 1/3 यूनिट है, और श्याम का कितना है, 5/12 यूनिट। तो यहाँ पर हम कुल कार्य में से यहाँ पर राम का कार्य और श्याम का कार्य घटा देते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो भिन्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो लैसे है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 12 लिखना होगा, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 5। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/12, और जब इसको सरल रूप में लिखा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। यानी कि शेष कार्य कितना है, यहाँ पर 1/4 है, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, 500 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस मिश्रण में दूध की मात्रा 60% बन जाए। तो यहाँ पर मिश्रण दिया हुआ है, और मिश्रण कौन सा है, यहाँ पर एक मिश्रण ऐसा है जो दूध और पानी का है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मिल्क और यहाँ पर हम लिखते हैं वाटर। और आपको ये भी पता है कि ये मिश्रण जो है वो कितने लीटर का है, 500 लीटर का है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो यहाँ पर ये प्रारंभिक मिश्रण है इसमें 40% क्या है, दूध है। अगर 40% दूध होगा तो फिर वाटर कितना होगा, 60% होगा। अगर आप ऐसा मान लेते हो कि टोटल मिश्रण 100 यूनिट है, अगर आप ऐसा मान लेते हो कि टोटल मिश्रण 100 यूनिट है, तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 100 यूनिट में से 40% यानी कि 40 यूनिट तो मिल्क है, और 60% यानी कि 60 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। और यहाँ पर अगर आप अनुपात भी निकालोगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम 20 के पहाड़े से ये तीनों संख्याएं काट सकते हैं, और ये अनुपात आ जाएगा 2:3, और यहाँ पर आ जाएगा ये अनुपात 5। इस तरह से आप ये समझिए कि टोटल मिश्रण अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में से 2 यूनिट तो मिल्क है और 3 यूनिट क्या है, पानी है। तो आइए अब हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात था मिश्रण में वो कितना था, 2:3 था।
और यहाँ पर फिर ये टोटल मिश्रण कितना था, 5 यूनिट था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, प्रश्न में कहा गया है कि कितना और दूध मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाए। तो अब आप ऐसा ही मान लीजिए कि 100 यूनिट अगर कुल मिश्रण है, 100 यूनिट में से 60% तो क्या हो जाए, दूध। तो यहाँ पर मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट का 60% तो 60 यूनिट ही होगा। और यहाँ पर फिर वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा 3:2 और यहाँ पर आ जाएगा ये 5। 20 के पहाड़े से ये तीनों संख्याएं काट दी गई है। तो अब ये नया अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा मिल्क और वाटर के बीच में, जबकि पहले वाला अनुपात कितना था, 2:3 था। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहले मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात था वो कितना था, 2:3 था, लेकिन दूध मिलाया जा रहा है तो फिर दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। तो पानी की कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। और ये नया अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। और टोटल मिश्रण तो यहाँ पर 3 और 2 मिलकर 5 यूनिट होगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आपको पता है ना कि मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि कितना और दूध मिलाया जाए, तो मिश्रण में दूध मिलाया गया है जबकि पानी नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो यहाँ पर पानी का अनुपात था वो कितना था, 3 यूनिट था, लेकिन जैसे ही दूध मिलाया गया तो ये अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया, जबकि पानी को तो मिलाया ही नहीं गया। तो पानी की मात्रा तो यहाँ पर बराबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पानी की मात्रा को बराबर कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दे और यहाँ पर हम 3 का गुणा कर दे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हमने यहाँ पर पहले वाले अनुपात में यानी कि 2:3 में यहाँ पर 3 में 2 का गुणा किया है तो हमें यहाँ पर भी 2 का गुणा करना होगा और यहाँ पर टोटल मिश्रण में भी 2 का गुणा करना होगा। और यहाँ पर अगर हमने नए अनुपात जो 3:2 है उसमें 2 में 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा और यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि मिल्क और वाटर का नया अनुपात कितना आएगा। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान दीजिए कि पहले कितना अनुपात था, 2:3 था, लेकिन इसमें 2 का गुणा किया है तो 2 का गुणा 2 में करने पर 4 हो जाएगा ये, और 3 गुणा 2 करने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 और 6 मिलकर 10 होगा। और आप वैसे भी देख सकते हो 5 गुणा 2 करने पर 10 आ जाएगा। अब देखिए जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा किया है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा, और 9 और 6 जुड़कर 15 हो जाएगा, और वैसे भी 5 गुणा 3 करने पर 15 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर देखिए वाटर की जो मात्रा है वो बराबर हो चुकी है, लेकिन अब आप ये देखिए कि मिल्क की मात्रा में यहाँ पर अंतर है। लेकिन कितने का अंतर है, पहले 4 यूनिट मात्रा थी, लेकिन जैसे ही दूध मिलाया गया, दूध क्यों मिलाया गया, दूध इसलिए मिलाया गया ताकि इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 60% हो जाए। तो अब 60% मात्रा जब हो ही गई है तो हमें ये देखना है कि हमने दूध कितना मिलाया है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए पर कितनी मात्रा मिलाई गई है, 5 यूनिट मात्रा मिलाई गई है, लेकिन हमें आंसर तो लीटर में देना है कि कितने लीटर दूध मिलाया गया है। तो यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना होगा कि 5 यूनिट किसके बराबर होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि प्रश्न में लीटर की वैल्यू दे रखी है 500 लीटर, लेकिन ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है जो प्रारंभ में मिश्रण था ना, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण था और दूध कितना था, 40%। उस मिश्रण की जो मात्रा है वो 500 लीटर यहाँ पर दी हुई है। तो अब आप ये देखिए कि वह मिश्रण तो कितना है, 10 यूनिट है, और उसका अनुपात कितना है, 4:6 है। आपको पता है ना कि प्रारंभिक मिश्रण में जो अनुपात था वो 2:3 था, लेकिन यहाँ पर पानी की मात्रा को बराबर करने के लिए हमने 2 का गुणा किया है, लेकिन ये नया अनुपात जो है वो 4:6 आ गया, और इसमें ये टोटल मिश्रण जो है वो 10 यूनिट है। तो इसी 10 यूनिट की वैल्यू ही तो किसके बराबर है, 500 लीटर के बराबर है।
क्योंकि ये प्रारंभिक मिश्रण है, लेकिन अब तो आप देख सकते हो ना कि 5 यूनिट हमने दूध मिला दिया है, तो यहाँ पर मिश्रण की मात्रा भी बढ़ गई है, जो कि 10 से कितनी हो गई है, 15 यूनिट हो गई है। तो हमें पता लग गया है कि 10 यूनिट किसके बराबर है, 500 लीटर के बराबर है। और हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, हमें तो ये ज्ञात करना है कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि मिल्क कितना मिलाया गया है, 5 यूनिट मिलाया गया है। क्योंकि ये अनुपात जो है मिल्क का वो 4 से 9 यूनिट हो गया है, तो 5 यूनिट दूध ही तो मिलाया गया है। और आप टोटल मिश्रण में भी देख सकते हो, पहले 10 यूनिट था, लेकिन अब 15 यूनिट हो गया है। तो यहाँ से भी आपको पता लग रहा है कि 5 यूनिट दूध मिलाया गया है, जिसके कारण मिश्रण की मात्रा भी 5 यूनिट बढ़ गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि दूध कितना मिलाया गया है। जब 10 यूनिट बराबर यहाँ पर 500 लीटर है, तो आपको यहाँ से समझ आ ही रहा होगा कि 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 यूनिट बराबर होगा 250 लीटर के। तो यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया था कि दूध कितना मिलाया गया है, तो दूध मिलाया गया है 250 लीटर। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 250 लीटर, तो यही सही आंसर होगा।